हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का द साइंस मैजिक में स्वागत है। जैसा कि बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर का मॉडल पेपर चल रहा था अपना, तो एक मॉडल पेपर पहले सोल्व कर दिया है मैंने और अब दूसरा मॉडल पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, आप सबको पता होगा सिकागो यूनिवर्सिटी ने अब की बार बीएससी फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर सिस्टम लागू किया है, जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको 60 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे पेपर में, उनमें से 50 क्वेश्चंस करने हैं और एक जो क्वेश्चन होगा, प्रत्येक जो क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का है, तो 50 क्वेश्चन है वो 100 नंबर के हैं आपके। ठीक है, और टाइम रहेगा आपके पास 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे में आपको 60 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन चूज करके आपको ओएमआर शीट में फिल करने हैं। देखो, अपना सेकंड मॉडल पेपर केमिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है इसमें, अष्टफलकीय संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात का मान होता है। अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, उसके लिए रेडियस रेशियो क्या होता है ये बताना है। देखो, त्रिज्या अनुपात जो है इसको लिखते हैं अपन केटाइन का आकार बटा एनाइन का आकार, आर प्लस बटा आर माइनस लिखते हैं। त्रिज्या अनुपात जो होता है इसका फॉर्मूला होता है आर प्लस अपॉन आर माइनस। तो जितने भी क्रिस्टल आपके चतुष्फलकीय हैं, अष्टफलकीय हैं, घनीय हैं, उनके लिए क्या दिया हुआ है, त्रिज्या अनुपात दिया हुआ होता है। तो उसकी वैल्यू जो होती है वो रेंज में दी हुई है कि भाई अष्टफलकीय संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात ये है, चतुष्फलकीय के लिए, घनीय के लिए, त्रिकोणीय के लिए, इनके लिए सबके लिए दिया हुआ है। तो इसका अष्टफलकीय संरचना के लिए जो त्रिज्या अनुपात है उसकी रेंज है 0.4142 टू 0.732। कहने का मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, इसके लिए त्रिज्या अनुपात जो है वो आपका होगा 0.414 टू 0.732। ठीक है, अगला देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन है अपना। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है XeO2F2 जिनोन डाई ऑक्सो डाईफ्लोराइड का क्या बताना है, आपको संकरण बताना है। ठीक है, तो इसमें देखना आप, जैसा कि फर्स्ट मॉडल पेपर में भी आपको बताया था कि संकरण ज्ञात करने के लिए मैंने एक वीडियो डाल रखा है, 100 ट्रिक है उसके अंदर, तो आप वहां से आप इजीली क्या कर सकते हो, संकरण ज्ञात कर सकते हो। देखो, जैसे XeO2F2 में आपको संकरण पूछ रहा है, तो सबसे पहले सेंट्रल एटम क्या है, सेंट्रल एटम आपका जिनोन है, Xe है। ठीक है, सेंट्रल एटम आपका जिनोन है, तो जिनोन के साथ क्या क्या जुड़े हुए हैं, 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं और 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इधर देखते हैं। देखो, मैं लिखती हूँ इधर, जिनोन है, जिनोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये मैंने 8 इलेक्ट्रॉन लिख दिए हैं। ठीक है, 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, तो एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन ऐड कर दिए मैंने। ठीक है, और 2 फ्लोरीन ऐड कर दिए, एक फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 फ्लोरीन ऐड कर दिए इधर, तो क्या बच गया, एक लोन पेयर बच गया आपके पास। ठीक है, तो संकरण ज्ञात करते हो, तो संकरण ज्ञात करने के लिए अपना फॉर्मूला है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, देखो डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है और 2 सिग्मा बॉन्ड ये हैं। टोटल सिग्मा बॉन्ड 4 है, लोन पेयर कितना है, 1 है, कितना आ गया, 5 आ गया। तो 5 ये नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो इसका संकरण होगा sp3d। sp3d में क्या होते हैं, 5 संकृत कक्षक होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपके पास sp3d। ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको दिया है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को आप डिनोट करते हो साई स्क्वायर से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, साई स्क्वायर। अगला देखो, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें अपन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, जिलेटिन की स्वर्ण संख्या है। जिलेटिन जो है इसके लिए गोल्ड नंबर पूछा है आपको। ठीक है, गोल्ड नंबर जो होता है जिलेटिन के लिए सबसे कम होता है, और सबसे कम होने के कारण
यह क्या होता है, इसकी प्रोटेक्शन पावर जो होती है वो क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। जिसके लिए स्वर्ण संख्या का मान अधिक होता है उसकी प्रोटेक्शन पावर भी, सॉरी, जिसके लिए स्वर्ण संख्या का मान कम होता है उसकी प्रोटेक्शन पावर क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो जिलेटिन ही एक ऐसा पदार्थ है जिसके लिए स्वर्ण संख्या का मान बहुत ही कम होता है। तो ये होता है 0.0052 टू 0.01 होता है, ठीक है, जिलेटिन के लिए। अगला देखो 5 नंबर क्वेश्चन आपका, समान ऊर्जा स्तर के दो परमाणु कक्षकों को मिलाकर एक समवृंश नए प्रकार के कक्षक बनने की अवधारणा को कहा जाता है। बहुत सिंपल सा है, समान ऊर्जा स्तर के दो परमाणु कक्षक मिलते हैं और नए प्रकार के कक्षक बनाते हैं, इस अवधारणा को क्या कहते हैं, संकरण कहा जाता है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। ऑक्सीजन अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पूछ रहा है आपको कि ऑक्सीजन अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होता है उसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो पाई ऑर्बिटल में होते हैं, पाई स्टार ऑर्बिटल में होते हैं, या सिग्मा स्टार या फिर सिग्मा ऑर्बिटल में होते हैं। ये जो ऑक्सीजन अणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पाई के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में होते हैं, ठीक है। ऊपर की साइड जो आते हैं पाई के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन अणु के दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 7 नंबर क्वेश्चन आपको पूछा है, O2 में बंद क्रम है। O2 जो है इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, देखो ऑक्सीजन आप इस प्रकार से लिखते हो O2, तो ये जो नंबर ऑफ बॉन्ड है यही क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है। तो कितना हुआ, 2 होता है, ऑक्सीजन में बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2 होता है, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपको पूछा है, निम्न में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। क्या पूछ रहा है आपको, अक्रिस्टलीय ठोस पूछ रहा है। NaCl, रबर, हीरा और इनमें से कोई नहीं। देखो NaCl भी क्रिस्टलीय ठोस है, हीरा भी क्या है आपका क्रिस्टलीय ठोस है, रबर क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है आपका, ठीक है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक क्रिस्टल है जिसमें ऋणायन अपना स्थान छोड़ देता है परंतु उसका इलेक्ट्रॉन वहीं रहता है, यह किसका निर्माण करता है। ऐसे कह रहा है कि भाई एक क्रिस्टल है उसके अंदर ऋणायन तो अपने स्थान छोड़कर चला जाता है लेकिन उस ऋणायन का जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी क्रिस्टल में रहता है और यह किसका निर्माण करता है। तो इस प्रकार जो होता है क्रिस्टल में, इस प्रकार की कंडीशन होती है तो उसको क्या बोलते हो आप, एप सेंटर बनता है, ठीक है। क्रिस्टल है उसमें ऋणायन अपना क्या छोड़ गया, स्थान छोड़ गया और क्या है, इलेक्ट्रॉन वहीं रहते हैं, जो ऋणायन है उसका इलेक्ट्रॉन वहीं रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एप सेंटर बोलेंगे, ठीक है। और एप सेंटर के कारण क्रिस्टल का कलर होता है, ठीक है। क्रिस्टल के कलर के लिए जिम्मेदार कौन होता है, एप सेंटर। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर क्रिस्टल में एप सेंटर है तो जरूर वो क्रिस्टल क्या होगा, कलरफुल होगा, ठीक है। ये अपना 9 नंबर क्वेश्चन था। अगला देखो अपना 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपन। 10 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा है, क्रांतिक ताप का मान होता है। क्रांतिक ताप का मान क्या होता है, क्रांतिक ताप का मान होता है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, क्रांतिक ताप को आप किससे डिनोट करते हो, TC से डिनोट करते हो और इसका मान होता है 8A/27RB, ठीक है। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन C में है, तो ऑप्शन C इसका करेक्ट है। अगला देखो 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक ध्रुवीय अणु है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप किसी अणु को ध्रुवीय कैसे कह सकते हो और अध्रुवीय कैसे कह सकते हो। देखो ध्रुवीय अणु वो होते हैं जिनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता है और अध्रुवीय अणु वो होते हैं जिनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, 0 होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई जिनके लिए म्यू इक्वल टू 0 है वो तो क्या होते हैं, अध्रुवीय होते हैं और जिनके लिए म्यू नॉट इक्वल टू 0 है वो क्या होते हैं, ध्रुवीय अणु होते हैं, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं। देखो एक तो दे रखा है CO2, एक दे रखा है CH4, एक H2O है, एक CCl4। देखो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला बताती हूँ मैं आपको कि आप कैसे बता पाओगे कि ये अणु ध्रुवीय है और ये अध्रुवीय। देखो इसमें क्या होता है कि जब भी आप कोई भी अणु होता है उसमें देखना आप, अगर उसकी रेगुलर ज्योमेट्री है, कहने का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है। अगर लोन पेयर नहीं है तो और आप ऐसा देखोगे कि लोन पेयर के साथ साथ
लोन पेयर भी नहीं है, और उसके जो पेरिफेरल एटम है वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, पेरिफेरल एटम का मतलब ये हुआ कि सेंट्रल एटम से जुड़े हुए जो भी एटम है वो भी सेम होने चाहिए, वो है, और रेगुलर ज्योमेट्री है, और कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो उस केस में हमेशा डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण हमेशा 0 होता है, और वो जो अणु होगा वो क्या होगा, अध्रुवीय हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, अध्रुवीय अणु। जैसे बात करते हैं, देखो CO2, CO2 को कैसे लिखते हो आप, इस प्रकार से लिखते हो। ठीक है, तो इस बॉन्ड के कारण डायपोल मोमेंट इस साइड होगा, और इस बॉन्ड के कारण डायपोल मोमेंट इस साइड होगा। दोनों क्या है, बराबर मान है इनके दोनों के, और विपरीत दिशा में है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये कैंसिल आउट। तो यहां पर डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, आगे चलो CH4, CH4 को कैसे लिखते हो भाई, CH4 को ऐसे लिखते हैं, ये टेट्राहेड्रल में बनाते हैं। ठीक है, तो इसका भी ऑल ओवर क्या हो जाता है, डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाता है। इधर वाला जो डायपोल मोमेंट है वो देखो, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इधर जा रहा है, तो ये और ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहां पर भी डायपोल मोमेंट 0 है। और देखना, मैंने कहा था कि लोन पेयर अनुपस्थित हो और नियमित ज्यामिति हो, और केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए जो परमाणु है वो भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो वहां पर हमेशा डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। जैसे CO2 में देखा आपने, दोनों ही ऑक्सीजन है, CH4 में चारों के चारों हाइड्रोजन है। यहां देखना आप H2O की जब बात करते हैं तो H2O में क्या होता है, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, और दो क्या जुड़े हुए होते हैं, हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, और दो क्या रहते हैं इसके पास, लोन पेयर होते हैं। अब देखो यहां पर लोन पेयर आ गए, तो यहां पर डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। और देखो जुड़े हुए पेरिफेरल एटम तो सेम है, लेकिन सारी कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। देखो मैंने ये भी कहा था कि लोन पेयर अनुपस्थित होने चाहिए और नियमित ज्यामिति होनी चाहिए। नियमित ज्यामिति का मतलब तो ये हुआ कि इसमें टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, तो ये तो इसकी जो ज्यामिति है वो तो टेट्राहेड्रल, लेकिन आकृति की बात करो तो आकृति क्या है, इसकी वी शेप्ड है, आकृति चतुष्फलकीय नहीं है, और लोन पेयर उपस्थित होने के कारण इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखो अगला CCl4, ये भी क्या है, sp3 संकरण है और टेट्राहेड्रल में है। चारों के चारों क्लोरीन, चारों के चारों ही क्लोरीन है, और इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस साइड हो जाएगा, इसका डायपोल मोमेंट इधर हो जाएगा, इसका डायपोल मोमेंट इधर हो जाएगा, और इसका डायपोल मोमेंट इधर हो जाएगा। अब देखो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आ जाएगा, ऑल ओवर इधर आ जाएगा। ठीक है, इनका रिजल्टेंट परिणामी इधर आएगा, और ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो CCl4 के लिए भी डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो यहां पर जिसके लिए डायपोल मोमेंट 0 है वो तो अध्रुवीय है, और जिसके लिए डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 है वो क्या है, ध्रुवीय है। तो CO2 के लिए भी 0 है, CH4 के लिए भी 0 है, और CCl4 के लिए भी 0 है। बचा कौन, H2O। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। H2O जो है वो एक ध्रुवीय अणु है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, BCC क्रिस्टल संरचना में संकुलन दक्षता, पैकिंग फ्रैक्शन आपको बताना है। BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूब में क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन कितनी होती है, कितनी परसेंटेज होती है। देखो ये होती है 68% होती है BCC में, और FCC में कितनी होती है, 72% होती है। ठीक है, और SC सिंपल क्यूबिक में होती है 54%। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो अगला देखो, अगला आपको पूछ रहा है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाया जाता है, इसका मतलब ये हुआ 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, या फिर कह सकते हो आप बनाना बॉन्ड, केला बंद, कदली बंद जिसको आप बोलते हो, ये किस में पाया जाता है। ऐसे भी पूछ सकता है आपको और ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये पाया जाता है B2H6 में, डाइबोरेन। ये क्या है, डाइबोरेन है भाई, डाइबोरेन में ये पाया जाता है। ठीक है, आपको ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन में बनाना बॉन्ड किस में पाया जाता है, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं डाइबोरेन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र तो 3 होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 ही होंगे यहाँ पर। ठीक है, नहीं सिंपल जो आपका बॉन्ड होता है वो होता है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ही होता है। ये क्या है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। जनरली देखो इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है इसकी, 2 बोरोन होते हैं और बीच में 2 ब्रिज हाइड्रोजन होते हैं, और 2 हाइड्रोजन इधर होते हैं और 2 हाइड्रोजन इधर होते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये बॉन्ड होता है इनके बीच में, और इधर ये वाला बॉन्ड होता है, और इन दोनों के बीच में कंप्लीट बॉन्ड होता है इस प्रकार से। ठीक है,
अब देखना इसमें क्या होगा, ये जो बॉन्ड है देखो इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाला जो बॉन्ड है BHB और एक इधर वाला BHB, ये दोनों के दोनों बॉन्ड ऐसे हैं जिनमें 3 तो सेंटर है, 2 तो बोरॉन है और 1 हाइड्रोजन है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं। देखो यहाँ पर डैश डैश से दर्शाया था मैंने ये वाला बॉन्ड, और यहाँ पर देखो ये पूरा कंप्लीट बॉन्ड होता है, एक साइड ही कंप्लीट बॉन्ड होता है और एक साइड डैश डैश से होता है, इधर भी डैश डैश वाला ही है, ठीक है। तो ये होता है, इलेक्ट्रॉन तो 2 ही है, एक तो बोरोन का है एक हाइड्रोजन का है, ठीक है, लेकिन सेंटर 3 है, तो इस बॉन्ड को बोलते हैं 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसको बोलते हैं। तो वो किस में पाया जाता है, डाइबोरेन में पाया जाता है। अगला देखो 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, कोलोइड कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को के रूप में जाना जाता है। देखो कोलोइड कण जो होते हैं इनके ऊपर जैसे ही आप प्रकाश डालते हो तो उनका क्या होता है, प्रकीर्णन होता है, और इस प्रभाव को बोला जाता है टिंडल प्रभाव बोला जाता है। सिंपल सा है, तो इसको क्या बोला जाता है, टिंडल प्रभाव बोला जाता है। अगला देखो 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा आपको, सिक्का धातुओं के कोलोइड विलयन बनाने के लिए उपयोग में ली जाने वाली विधि, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्का धातुएं जैसे आप बात करते हो जो अपना AG है, ऑरम है, AU, इनके लिए जो है ब्रेडिग आर्क विधि काम में ली जाती है, ठीक है। अगला देखो 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, 16 नंबर क्वेश्चन, NaCl क्रिस्टल की संरचना किस प्रकार की होती है। NaCl क्रिस्टल जो होता है इसकी संरचना FCC होती है, फेस सेंटर्ड क्यूब होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका क्रिस्टल बनेगा NaCl का, इसमें फेस जो होती है, जितनी भी फलक होती हैं उनके सेंटर पे भी क्या पाया जाता है, आपका आयन पाया जाता है, ठीक है। तो NaCl की क्रिस्टल संरचना होती है FCC, ध्यान रखना इसको। 17 क्वेश्चन है, एक मोल गैस का आयतन कितना होता है। ये तो सिंपल सा है, एक मोल गैस के आयतन की बात करो तो कितना आता है, 22.4 लीटर होता है। कितना होता है, 22.4 लीटर। ऑप्शन C करेक्ट है आपका। ये 17 नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगला देखो 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, 18 नंबर में आपको पूछा है, किसी गैस का वर्ग माध्य मूल वेग होता है, ठीक है। वर्ग माध्य मूल वेग का मतलब ये हुआ VRMS, रूट मीन स्क्वायर जो है इसका मान होता है, देखो इसका मान आता है, एक तो आता है 3RT/m होता है, और एक होता है, इसी को आप लिख सकते हो 3P/d, ठीक है। तो ऑप्शन B और C दोनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन D आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखो, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर एक तो आता है एवरेज, एवरेज कहने का मतलब औसत वेग जो है उसका मान होता है 2RT/m, ठीक है। और एक आता है आपका V प्रोबेबल, प्रायिकता वेग जिसको आप बोल सकते हो प्रोबेबल, ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं इसको, प्रायिकता वेग, उसका मान होता है 8RT/πm, ये होता है। इनका सबका ये 3 ही आते हैं ये, एक तो रूट वर्ग माध्य मूल वेग होता है जिससे 3RT/m लिखते हो, इसका दूसरा आप इस प्रकार से लिख सकते हो 3P/d। देखो ऐसे ही इसको भी आप लिख सकते हो, औसत वेग जो है वो 2RT/m भी होता है, इसको आप 2P/d भी आप इसको लिख सकते हो। ऐसे ही प्रायिकता वेग जो होता है वो होता है √8RT/πm, ठीक है, इसको भी आप लिख सकते हो 8P/d, आप इसको लिख सकते हो। ये तीनों वेग यहाँ पे मैंने बता दिए हैं, आप इसमें से कोई सा भी पूछा जाए आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। अगला देखो, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। अधिशोषण की प्रक्रिया जो होती है, देखो अधिशोषण और एक होता है अवशोषण। अवशोषण तो क्या होता है, कोई भी सरफेस पे अगर आप अवशोषण की बात करते हो तो वो पूरी सरफेस पे होता है, ठीक है। लेकिन जब आप अधिशोषण की बात करते हो तो वो जब आप बात करोगे अधिशोषण की, एडजॉर्प्शन, एक होता है एब्जॉर्प्शन, ये है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन जो है वो आप जिस भी सरफेस की बात करोगे उसके किनारों पे ही अगर होता है, जो आप एब्जॉर्प्शन बोलते हो, तो उसको बोला जाता है अधिशोषण।
अगर अवशोषण कहाँ हो, ओनली किनारों पे हो सरफेस की, तो उसे बोलते हैं अधिशोषण, ठीक है। और पूरी सरफेस पे होता है तब आप उसको बोल देते हो अवशोषण। तो अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, सिंपल सा है, तो सबको पता है, ऊष्माक्षेपी होती है। इसमें ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपको पूछा है 20 नंबर जो है, इसमें पूछा आपको जैव उत्प्रेरक होता है। जैव उत्प्रेरक बायो कैटलिस्ट जो है वो एक एंजाइम होता है, ठीक है, सिंपल सा ये भी। और आगे देखो, फ्रेंकल तथा सोट की दोनों दोष किसमें पाए जाते हैं, ये भी सिंपल सा है, AgBr में दोनों दोष पाए जाते हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है आपका 22, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो है ये आणविक ठोस है, धात्विक ठोस है, सहसंयोजक ठोस है या आयनिक ठोस है। ग्रेफाइट जो है अपने आप में एक सहसंयोजक ठोस होता है। अगला देखो, किस सिद्धांत के अनुसार द्रवों में रिक्तिका पाई जाती है। देखो, एक सिद्धांत जो आयरिंग सिद्धांत है, इसने ऐसे बताया था कि द्रव की स्ट्रक्चर जो होती है, लिक्विड स्ट्रक्चर जो होती है, उसके बीच में क्या प्रेजेंट होती हैं, रिक्तिकाएं, वैक्यूल्स भी क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ये बताया था आयरिंग सिद्धांत ने, ठीक है। अगला है आपके पास वान डेर वाल गैस समीकरण है। ये भी बहुत सिंपल है। वान डेर वाल गैस समीकरण का फॉर्मूला होता है P+A/V², V माइनस बी इक्वल टू RT। देखो, पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट है इसमें, ठीक है। इसको याद कर लेना आप, वान डेर वाल गैस समीकरण जो है वो कौन सी है, P+A/V², V माइनस बी इक्वल टू RT। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसका घनत्व अधिक होता है। ये भी बहुत सिंपल है। डेंसिटी जो है वो किसकी ज्यादा होती है। देखो, सबसे ज्यादा होती है गैस की, सॉरी, सबसे कम होती है गैस की, उससे ज्यादा होती है थोड़ी द्रव की, और सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है वो किसकी होती है, ठोस की होती है, ठीक है। घनत्व की अगर बात करते हो तो सबसे ज्यादा होती है ठोस की, उससे कम होती है द्रव की, उससे कम गैस की होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन, दो संक्रमण अवस्थाएं पाई जाती हैं। दो संक्रमण अवस्थाएं किसमें पाई जाती हैं भाई, दो संक्रमण अवस्थाएं आपको याद करना है, कोलेस्टेरिक माइरिस्टेट एस्टर में पाई जाती हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगला देखो 27, ग्राहम का विसरण नियम है। ग्राहम का विसरण नियम क्या है भाई, ग्राहम का विसरण नियम ये है, R1² R2² इक्वल टू √D1/D2, और ये ऑप्शन में दे रखे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, ठीक है। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन या फिर विसरण दर जो होती है वो डेंसिटी के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके अंडर के, तो इसलिए आप लिखोगे इसको R1/R1² √D2 ऊपर आ जाएगा और D1 नीचे चला है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो D2 ऊपर आ जाएगा और D1 नीचे आ जाएगा। ये ग्राहम का विसरण नियम था आपका। अगला देखो, अगला 28 नंबर क्वेश्चन है आपका 28। देखो, गैसों का शीतलन प्रभाव किस नियम से बताया जाता है। ये भी बहुत सिंपल है। गैसों का शीतलन नियम जो है, कूलिंग इफेक्ट जो है वो जूल थॉमसन नियम से बताया जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक ध्रुवीय अणु है। वही बात जैसा पहले अभी समझाया था मैंने कि जिन अणुओं के लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है, 0 होता है, वो क्या होते हैं, अध्रुवीय होते हैं। और जिनके लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान ≠0 है, कहने का मतलब 0 नहीं है, तो वो क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, फिर एक ट्रिक बताई थी मैंने कि जिनकी नियमित ज्यामिति होगी और लोन पेयर अनुपस्थित होंगे वो तो क्या होते हैं, वो तो क्या हो जाए, और पेरिफेरल एटम भी सेम होने चाहिए, वो तो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे अध्रुवीय हो जाएंगे। और जिनके पास पेरिफेरल एटम भी क्या है, अलग अलग है, या फिर कोई लोन पेयर वगैरह उपस्थित है और वो अनियमित ज्यामिति बना रहे हैं, तो उस केस में द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ≠0, और वो अणु क्या कहलाता है, ध्रुवीय अणु कहलाता है। देखो, BF3 में भी क्या है, B है, इधर F है, इधर F है और इधर F है, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा डायपोल मोमेंट, ठीक है, और इसका डायपोल मोमेंट ये हो गया, दोनों क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, तो इसका डायपोल मोमेंट कितना हो जाता है, 0। SF4 की बात करते हैं तो SF4 में क्या आ जाएगा, SF4 की ज्योमेट्री की बात करोगे आप तो इसमें क्या होता है,
SF4 में 4 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, एक लोन पेयर हो जाएगा इसका, ठीक है। कितना हुआ 5, 5 में sp3d त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय बनेगी। तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय में क्या बनाएंगे अपन, इसको बनाएंगे इस प्रकार, के सेफ होता है ये, के सेफ, ये F आ गया, ये F आ गया, और एक लोन पेयर जो है वो इधर आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पर डायपोल मोमेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। देखो इन दोनों का तो रिजल्टेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का कैंसिल आउट करने के लिए कोई नहीं है इधर, ठीक है। तो यहाँ डायपोल मोमेंट 0 हो, नॉट इक्वल टू 0 होगा। इधर देखो SiF4, ये भी सिंपल सा है, टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल के लिए चतुष्फल की संरचना में सिलिकॉन होगा, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, और ये फ्लोरीन है, ठीक है। तो यहाँ अभी बताया था टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो ये भी अध्रुवीय है, ये भी अध्रुवीय है। इधर देख लो अब HCF4 की स्ट्रक्चर देखो, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, 4 तो सिग्मा बॉन्ड बना लिए, 4 बच गए, तो उनके 2 लोन पेयर, 2 और 4 6 के लिए कौन सा हाइब्रिडेशन होता है, sp3d2। sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, लेकिन यहाँ तो 4 ही है। देखो इनको अरेंज करते हैं, जिनोन है, इधर एक फ्लोरीन आ जाएगा, इधर एक फ्लोरीन आ जाएगा, एक फ्लोरीन इधर आ जाएगा, और एक फ्लोरीन इधर आ जाएगा। 2 लोन पेयर है, एक अबोव द प्लेन और एक किधर आ जाएगा, बिलो द प्लेन, नीचे की साइड आ जाएगा। तो देखो इसका डायपोल मोमेंट है वो भी ये कैंसिल कर देगा, इसका डायपोल मोमेंट ये कैंसिल आउट कर देगा, और दोनों लोन पेयर भी आपस में अपना डायपोल मोमेंट क्या कर लेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे। तो ऑल ओवर यहाँ पर देखो लोन पेयर होते हुए भी डायपोल मोमेंट क्या है, 0। क्यों, क्योंकि आपस में देखो और तो कंडीशन फॉलो हो रही है, लेकिन एक कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है कि यहाँ पर डायपोल मोमेंट 0 नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो डायपोल मोमेंट 0 है, सॉरी, क्योंकि देखो यहाँ ये वाला फ्लोरीन इसको कैंसिल कर रहा है, ये वाला फ्लोरीन इसको कैंसिल कर रहा है, और दोनों लोन पेयर भी क्या एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, तो वो भी क्या कर देंगे, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ ये भी क्या है, 0 है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं SF4 जो है इनमें से एक ध्रुवीय अणु है, जिसके लिए द्विध्रुवण गुण 0 नहीं है। अगला देखो अंतराकाशी त्रुटि है। अंतराकाशी का मतलब ये हुआ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कौन सा इनमें से। देखो शॉर्टकी में तो क्या होता है, जितने धनायन निकलेंगे उतने ही ऋणायन क्या हो जाते हैं, क्रिस्टल से बाहर हो जाते हैं। अगर एक ऋणायन निकला है तो एक ही धनायन निकल जाएगा, तो वो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है। लेकिन जब फ्रैंकल की बात करते हो तो कोई भी एक धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाश में आ जाता है, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है, तो इसे बोलते हैं अंतराकाशी त्रुटि। फ्रैंकल जो है वो क्या है, एक अंतराकाशी दोष है, ठीक है। अगला देखो आपको पूछा है इनमें से कौन पायस है। पायस का मतलब ये है कि लिक्विड का लिक्विड में ही, ठीक है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षिप्त प्रावस्था भी क्या हो, आपका द्रव हो, और प्रक्षेपण माध्यम जो है वो भी क्या हो, आपका द्रव ही हो। तो A और B, मक्खन, बटर और मिल्क, दूध, दोनों के दोनों ही क्या है, पायस का उदाहरण है, A व B, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर। देखो 32 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं गैस का आदर्श व्यवहार से विचलन अधिक कब होता है। इनमें से कौन सी कंडीशन आप अप्लाई करते हो तब आदर्श गैस से व्यवहार अधिक हो जाएगा, सॉरी आदर्श गैस से विचलन अधिक हो जाएगा। देखो इसके लिए अत्यधिक न्यून दाब ये भी नहीं है। आदर्श गैस से विचलन जो है किसी गैस का वो बढ़ जाएगा कब, जब आप क्या कर दोगे, प्रेशर को हाई कर दोगे, ठीक है, प्रेशर को हाई कर दोगे, उस केस में आदर्श व्यवहार से विचलन क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अगला देखो बहुत सिंपल है, IF7 में संकरण है। IF7 आपको दे रखा है, इसमें संकरण बताना है। सबसे पहले तो सेंट्रल एटम कौन है, आयोडीन। आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन बना लिए हैं। 7 इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ ही क्या जुड़े हैं, फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो सातों के सातों सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे फ्लोरीन के साथ, ये भी फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन। हेलोजन जो है हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं, तो फ्लोरीन आ गया, 7 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 7 है, 0 लोन पेयर है, तो कितना आ जाएगा 7। 7 कौन से हाइब्रिडेशन में होता है, sp3d3 में, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, sp3d3, ठीक है, बहुत सिंपल था। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 34।
34। देखो आपको जैसे मैंने पहले ही बताया था, केमिस्ट्री में एक यूनिट का थोड़ा सा पार्ट है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, उसके भी 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, तो वो भी साथ में ऐड कर रही हूँ मैं। तो बहुत सिंपल से आते हैं, ज़्यादा टफ कोई इनमें से क्वेश्चन नहीं आता है। देखो जैसे 34 नंबर क्वेश्चन है, यदि log बेस 10 2 की वैल्यू कितनी है, 0.3010 है, तो log बेस 10 8 का मान क्या होगा। देखो इसमें अपन थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। देखो log बेस 10 2 की वैल्यू तो आपके पास 0.3010 है, लेकिन जब आप log बेस 10 8 को लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3 लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका log लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 log बेस 10 2 आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसको 3 इंटू log बेस 10 की वैल्यू कितनी है 0.3010, तो कितना आ जाएगा 0.9030 इसका मान आ जाएगा। बहुत सिंपल है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। अगला देखो 35 log 9 माइनस log 3 का मान क्या होगा। देखो जब भी आपको पता है log जब माइनस में दिया हुआ होता है तो आप उसको बटा में लिख सकते हो, तो log 9/3 तो क्या आ जाएगा log 3 इसका मान आ जाएगा 3, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 3 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा log 3 इसका मान आ जाएगा। आगे देखो 4dx तथा d4dx का मान क्या, बहुत सिंपल है भी। देखो इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है 4 का तो 4 आ जाएगा और x का क्या आ जाएगा x, और इस वाले में क्या है तो इसको क्या लिख देंगे अपन 4x लिख देंगे, और आगे d4/dx। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका जब आप अवकलन डिफरेंशिएशन करते हो तो वो क्या आती है 0 आती है, तो d0/dx तो क्या आ जाएगा 0। तो एक तो 4x आ गया और एक क्या आ गया 0, तो इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट है 4x और 0। अगला देखो कौन सा अणु अस्तित्व नहीं रखता है, कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा अणु कौन सा है इनमें से जो मतलब अस्तित्व में नहीं है या फिर प्रकृति पर नहीं पाया जाता है। देखो हमेशा ये होता है जिस भी अणु का बंध क्रम क्या हो, बंध क्रम जो है वो अगर 0 होता है तो वह अस्तित्व में नहीं रहता है, अस्तित्व नहीं होता उसका, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखोगे आप हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन का भी बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3 होता है। हीलियम जो है, इसका हीलियम का अणु जो है इसका बंध क्रम क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं हीलियम जो है वो क्या अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। फिर से बता देती हूँ मैं, जिन भी अणुओं का बंधक्रम 0 आता है, कहने का मतलब बॉन्डिंग बंदी आणविक कक्षक और प्रतिबंधी आणविक कक्षक दोनों में ही इलेक्ट्रॉन अगर इक्वल इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वहां बंधक्रम क्या आ जाता है 0 आ जाता है। बंधक्रम का फॉर्मूला जो है वो आता है आपके पास हाफ एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग के, इधर बॉन्डिंग BMO इलेक्ट्रॉन माइनस ABMO इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ABMO के इलेक्ट्रॉन ये फॉर्मूला होता है, इससे आप MO डायग्राम जो होते हैं उनकी सहायता से बंधक्रम निकालते हो। तो जिनके लिए ये मान 0 आता है वो अपना अस्तित्व वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो हीलियम जो है वो क्या है, इसके देखो बंदी आणविक कक्षक और प्रतिबंधी आणविक कक्षक दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, तो इसका मान 0 आता है। जितने भी नोबल गैसेज होती हैं उनके लिए बंधक्रम का मान 0 होता है, वो अस्तित्व में, उनके अणु जो है वो अस्तित्व में नहीं होते। जैसे आप बात करो क्रिप्टॉन की Kr2, नियोन की Ne2, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं प्रकृति पर, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपको पूछा है 38 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपको पूछ रहा है फ्लोराइड संरचना की समन्वय संख्या क्या होती है। फ्लोराइड जो संरचना है उसके लिए क्या समन्वय संख्या क्या होती है। फ्लोराइड संरचना होती है आपकी CaF2, ठीक है। CaF2 जो है इसके लिए समन्वय संख्या अनुपात होता है आपका 8:4 होता है, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन ब्रेक समीकरण है, ये भी बहुत सिंपल सा है। ब्रेक समीकरण क्या होती है, n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा होती है, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में है, या कोस थीटा आ गया, या देखो हाँ ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला देखो
निम्न में से वाइज सूचकांक 1, 2, 3 के लिए मिलर सूचकांक है। आपको वाइज सूचकांक दे रखे हैं 1, 2, 3, 1, 2 और 3, ये वाइज सूचकांक आपको दे रखे हैं। इनको आपको मिलर सूचकांक में बदलना है, मिलर सूचकांक में बदलना है। ठीक है, ये तो वाइज थे, अब आप इनको मिलर सूचकांक में बदलोगे तो बहुत सिंपल है। पहले तो सबका इन्वर्स कर दो, 1/1, 1/2, 1/3। ठीक है, अब इनको ऐसी संख्या से गुणा कर दो जो इनको नॉर्मलाइज कर दे। ठीक है, तो देखो 1 से करेंगे तो भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 2 से करेंगे तो 2 से ये डिवाइड नहीं होगा 3, और 4 से करेंगे, सॉरी 3 से करेंगे तो 2 नहीं होगा, 4 से करेंगे तो 3 नहीं होगा, 5 से तो कोई से भी नहीं हो रहे हैं नॉर्मलाइज्ड। तो अपन इनको गुणा करेंगे 6 से, 6, इसको भी 6 से इंटू करेंगे और इसको भी 6 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, और ये यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2, 6, 3, 2, इसका क्या आ जाएगा मिलर सूचकांक आ जाएगा। बहुत सिंपल है, इन्वर्स करना है और नॉर्मलाइज करना है, बस इतना ही काम करना है आपको। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिलर सूचकांक में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे कोई भी आपको वाइज सूचकांक देते हैं तो उनको आप इजीली किस में कन्वर्ट कर सकते हो, मिलर सूचकांक। मिलर सूचकांक में फिर से बता देती हूँ, कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला तरीका है सबको इन्वर्स कर दो। ठीक है, 1/1, 1/2, 1/3, फिर इनको नॉर्मलाइज्ड कर दो। ठीक है, सिंपलेस्ट नंबर में आप इनको कन्वर्ट कर दो। अगला देखो, एफसीसी में कणों की संख्या कितनी होती है। एफसीसी जो है इसमें कणों की संख्या होती है 4। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, एफसीसी में कणों की संख्या होती है 4। आगे देखो आप, अगला जो क्वेश्चन है आपका ये है 42 नंबर, अतिशीतित द्रव है आपका, अतिशीतित सुपर कूलिंग लिक्विड जो है आपका वो कौन सा है। अतिशीतित द्रव देखो हीरा है, ये भी नहीं है, ये तो क्रिस्टलीय ठोस है। इधर देखो बर्फ की बात करें तो ये अतिशीतित नहीं है भाई। और आगे देखो कांच, कांच जो है देखो आप जब भी आप इसको देखते हो तो ये ऐसे दिखाई नहीं देता, जब भी पिघलता है ये बहुत धीरे धीरे क्या होता है ये पिघलता है। और जब भी आप जैसे कांच की खिड़कियां होती हैं उन पे देखना आप, नीचे की साइड जो है वो कांच क्या है थोड़ा सा मोटा हो जाता है, क्योंकि जो कांच है वो भी थोड़ा पिघलता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है नीचे आके जमा हो जाता है थोड़ा थोड़ा। तो इसको अपन लिखेंगे क्या आ जाएगा, कांच आ जाएगा। इसमें कांच जो है अपने आप में एक अतिशीतित द्रव है। अब देखो बंद क्रम का क्रम है, बंद क्रम जो होता है वो देखो सीधा सा आपको पता है सबसे ज्यादा जो होगा वो होगा, देखो मैं इसकी एक ट्रिक बताती हूँ आपको बंद क्रम की। बंद क्रम जो है वो देखो नाइट्रोजन जो है इसके लिए बंद क्रम सबसे ज्यादा होता है, 3 होता है। फिर बात करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा 2.5, और इसके लिए होता है 2। इसकी एक ट्रिक होती है वो आपको वीडियो के लास्ट में बता देती हूँ मैं, इधर थोड़ा सा जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, आगे लास्ट में आपको बता देंगे। आपका 60 क्वेश्चन है ना, उनके लास्ट में बता देंगे कि बॉन्ड ऑर्डर जो है उसकी एक ट्रिक है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, वो आप याद कर लोगे तो आप इजीली बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो। जैसे मैंने बता दिया इधर इसका 3 है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे ऑक्सीजन में 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दे तो वो 2.5 हो जाता है, और O2 जो है उसका होता है 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखा आपने सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का है, ये सही है, हाँ ये वाला ऑप्शन बी आपका क्या है करेक्ट है। ठीक है, आगे देखो आप, आगे आपका क्वेश्चन नंबर है 44 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा आपको, सिंपल सा है, संपीड़ितता गुणांक का मान क्या, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है उसका मान क्या होता है। बहुत सिंपल है, तो ये होता है Z = RT अपॉन PV। ठीक है, सॉरी PV अपॉन RT होता है इसका मान, ये गलत हो गया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और एक चीज और ध्यान रखना, आइडियल गैस के लिए Z का मान क्या होता है 1 होता है, तो वहां पर आप क्या लिखते हो PV = RT, आप इसको लिख देते हो। आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस की जब आप बात करते हो, आइडियल गैस के लिए क्या होता है Z = 1 होता है। ठीक है, आगे देखो गैस स्थिरांक का कैलोरी में मान क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल है। गैस स्थिरांक R जो है आपका, R यहाँ पे काम में लेते हो ना आदर्श गैस समीकरण में, इनमें गैस स्थिरांक बोलते हैं इसको, इसका कैलोरी में मान 2 कैलोरी होता है। ठीक है, ये भी सिंपल सा है। अगला देखो 46 नंबर आपका क्वेश्चन है 46, कौन सा नियम बताता है कि 3 अक्षों के साथ एक क्रिस्टल के विभिन्न फलकों के अंतःखंडों का अनुपात स्थिर है। अंतःखंडों का अनुपात जो है वो क्या होता है
स्थिर होता है। 3 अक्षों के साथ एक क्रिस्टल के विभिन्न फलकों के अंतःखंडों का अनुपात क्या होता है? स्थिर होता है। ये बताता है आपको परिमेय सूचकांक का नियम बताता है। ठीक है, परिमेय सूचकांक का नियम। अगला है केटीजी। केटीजी में गैसों की टक्कर मानी गई है। यह है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। गैसों का अणुगतिक सिद्धांत जो है उसके अकॉर्डिंग गैसों के बीच में जो टक्कर होती है उसको क्या माना गया है? पूर्णतः प्रत्यास्थ माना गया है, अप्रत्यास्थ माना गया है, पूर्णतः अप्रत्यास्थ माना गया है। इसमें जो माना गया है आप पूर्णतः प्रत्यास्थ माना गया है ए। ठीक है, केटीजी के अकॉर्डिंग गैसों के बीच में जो टक्कर होती है वो क्या होती है? पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है। अगला देखो, आयनिक आकार बढ़ने पर जलयोजन ऊर्जा का मान क्या होता है? आयनिक आकार जैसे जैसे बढ़ेगा जलयोजन ऊर्जा का मान वैसे वैसे क्या होता है? बढ़ता जाता है। ठीक है, अगला है परतीय संरचना पाई जाती है। देखो ये लिक्विड होते हैं स्मेटिक और नेमेटिक। ठीक है, इनमें क्या होता है? ये परतीय संरचना पूछा आपको कि परतीय संरचना कौन सी में होती है, तो ये होती है स्मेटिक में होती है। ठीक है, स्मेटिक टाइप के जो लिक्विड होते हैं उनमें क्या होती है? परतीय संरचना आपकी होती है। ठीक है, अगला देखो 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो इसमें आपको पूछा है क्या? प्रतिकर्षण का सही क्रम है। प्रतिकर्षण रिपल्सन ऑर्डर पूछा आपको, तो रिपल्सन ऑर्डर सिंपल सा है। रिपल्सन ऑर्डर आप पढ़ते हो लोन पेयर, लोन पेयर में सबसे ज्यादा होता है, उससे कम हो जाएगा लोन पेयर, बॉन्ड पेयर में हो जाएगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम किस में हो जाएगा? बॉन्ड पेयर में हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन से में दे रखा है? देखो लोन पेयर बॉन्ड पेयर, नहीं ये गलत है आपका ए ऑप्शन। बी देखो लोन पेयर में सबसे ज़्यादा, फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, फिर बॉन्ड पेयर, हाँ ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, अगला पूछा है SF4 की आकृति है। SF4 जो है अभी जैसे पहले भी बताया था मैंने, जहाँ पे पूछा गया था आपको ध्रुवीय अणु के रूप में, वहाँ भी बताया था। आकृति के लिए सबसे पहले तो SF4 जो है इसमें संकरण का पता करना पड़ेगा। संकरण का पता करने के लिए देखो सेंट्रल एटम है आपका सल्फर, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉनों में से क्या होगा? 4 तो फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, 4 फ्लोरीन जुड़ गए। लो भाई 4 फ्लोरीन जुड़ गए, एक ये जुड़ गया, एक ये जुड़ गया, एक ये जुड़ गया, एक ये। देखो ये कोई शेप नहीं बनाते हैं, ये तो इसलिए कि भाई इस प्रकार से कितने बॉन्ड बन रहे हैं संकरण ज्ञात करने के लिए एक बार बना रही हूँ मैं ऐसे ही। एक क्या बच गया आपका? लोन पेयर बच गया, और 4 क्या है? सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर क्या हुआ? 5। तो संकरण कौन सा हुआ? sp3d हो गया। ठीक है, अब देखो ऐसी स्ट्रक्चर बनाएंगे जहां पर रिपल्सन कम से कम हो, और sp3d के लिए त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना बनाएंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, और उसमें लोन पेयर को ऐसी जगह पे एडजस्ट करेंगे जहां पर क्या हो? इसका रिपल्सन सबसे कम हो रहा हो। ठीक है, तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय में जो आपकी प्लेनर जो संरचना बनती है, 3 एटम जिसमें आते हैं, तो वो वाले जो रिपल्सन जो है वो बहुत कम होता है वहां पर रिपल्सन। क्यों? क्योंकि बॉन्ड एंगल वहां पे रहता है 120 डिग्री। तो वहां पर अगर आप लोन पेयर को रखोगे किसी भी एक पोजीशन पर तो वो रिपल्सन सबसे कम दर्शाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो इस प्रकार से, जैसे ये सल्फर है, इधर फ्लोरीन आ गया, इधर फ्लोरीन आ गया, तो एक पोजीशन पे क्या आ जाएगा? लोन पेयर। देखो लोन पेयर यहीं पर ही ऐसा हो सकता है जहां रिपल्सन क्या हो? कम हो। एक ही ऐसी पोजीशन है, इन तीनों में से कहीं भी रख सकते हो। देखो इन तीनों में से कहीं भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, तीनों के तीनों ही सेम बॉन्ड एंगल पे प्रेजेंट है। और ये जो शेप बन रही है देखो लोन पेयर को आकृति, जब आकृति की बात की जाती है या संरचना की जब बात की जाती है, तो लोन पेयर को हटा के जो संरचना बचती है आपके पास या जो ज्यामिति बचती है उसी को क्या बोलते हैं? अपन आकृति बोलते हैं। तो लोन पेयर को हटा लिया है, अब आप बताओ देखो कैसी शेप बन रही है? के शेप बन रही है। तो SF4 जो है इसकी आकृति कैसी होती है? के शेप इसकी आकृति होती है। अगला देखो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है आपका, 2-3 तो वहां पे करवा दिए थे मैंने और 1-2 और ऐड किया इधर। देखो इसमें पूछा आपको रेखा y/3 इक्वल टू क्या होता है? 2x + 1/3 का अंतःखंड क्या है? आपको क्या पूछा है? अंतःखंड पूछा है। इंटरसेप्ट क्या बनेगा? देखो इक्वेशन होती है आपकी y = mx + c। ठीक है, तो इधर y रखना आपको और सारे जितने भी मान है वो इधर ले आओ। तो ये क्या हो जाएगा? y = 6x + 1 हो जाएगा,
3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये mx प्लस सी, अंतःखंड जो है वो कौन बताता है, सी जो है वो क्या होता है आपका, अंतःखंड होता है, अंतःखंड होता है। तो यहाँ पर अंतःखंड क्या आ रहा है आपका, 1 आ रहा है, ठीक है। तो अंतःखंड क्या हो जाएगा, 1, 1 हो जाएगा इसमें, ठीक है, बहुत सिंपल है। अगला देखो, वक्र 2y माइनस 4x इक्वल टू 5 की ढाल क्या होगी। देखो अभी जैसे पहला क्वेश्चन था ऐसा ही सेम, 2y माइनस 4x, 2y माइनस 4x इक्वल टू 5। तो जो यहाँ पर जो m आ रहा था, m जो है वो किसको बताता है, ढाल को बताता है, m जो है वो किसको बताता है, ढाल को। तो इसमें भी y ही रखना इधर, और सारा जितने भी नंबर है वो आगे चले जाएंगे। तो इसमें एक बार तो 2y इक्वल टू 4x प्लस 5 और y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2x प्लस 5/2 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, mx प्लस सी, m कितना आ रहा है यहाँ पे, 2 आ रहा है, ठीक है। तो ढाल क्या हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी, स्लोप जिसको आप बोलते हो। कोलॉइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को क्या कहते हैं, बहुत सिंपल है, तो क्या बोलते हैं, ब्राउनियन गति बोलते हैं इसको, ठीक है। अगला पूछा आपको, अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 55 नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं आपको, 55, चलो। कई रासायनिक प्रजातियों में एकाधिक लुईस संरचना होती है और इस घटना को क्या, बहुत सिंपल है, क्या बोलते हैं, अनुनाद। रेजोनेंस क्या होता है भाई, एक से अधिक लुईस संरचना बनती है उसके अंदर, और उसे क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। अगला देखो, sp3d2 संकरण का आकार है। sp3d2 क्या होता है, sp3d2 संकरण का आकार होता है भाई अष्टफलकीय है, ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय, सबको पता है, तो बहुत सिंपल है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है इसमें, बेरिलियम का विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। बेरिलियम जो होता है एस ब्लॉक एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो क्या लिखते हैं, 1s2 और 2s2 और आगे p0 होता है। कहने का मतलब ये जो संयोजी कोष में है 2p आपका 0 होता है, तो ये संयोजी कोष है, तो इसका दिया हुआ आपको संयोजी कोष जो है, तो इसमें क्या आ जाएगा, सॉरी NS2 और NP0 आ जाएगा, संयोजी कोष में इसको n मान लिया है, तो ये आ जाएगा NS2 NP0, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, 58 नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि AgF AgI की बंद दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपको पता है जब आप हेलोजन की बात करते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो सबसे ज़्यादा आकार किसका होता है, आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। सबसे ज़्यादा आकार किसका है, आयोडीन का। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मेटल तो सेम है दोनों, केटाइन तो दोनों में क्या है, सेम है, Ag है, इधर भी Ag। तो जैसे ऋणायन का आकार बढ़ेगा तो बंद दूरी भी बढ़ेगी। तो फ्लोरीन का आकार छोटा होता है, आयोडीन का आकार बड़ा होता है। तो फ्लोरीन का आकार छोटा है तो बंद दूरी फ्लोरीन वाले में कम होगी। तो यहाँ बात करें AgI में बंद दूरी ज़्यादा होगी और AgF में कम होगी, क्योंकि फ्लोरीन का आकार क्या होता है, छोटा आकार होता है और आयोडीन का आकार थोड़ा बड़ा होता है। तो बंद दूरी भी क्या होगी यहाँ पे, ज़्यादा होगी, ठीक है। Ag तो दोनों में सेम है भाई, सिल्वर तो दोनों में सेम है। ये केटाइन जो है, एनाइन का आकार बढ़ रहा है और बढ़ रहा है आकार तो साइज भी बढ़ रहा है, सॉरी आकार बढ़ रहा है, तो आकार बढ़ेगा तो बंदूरी भी बढ़ जाएगी आपकी। अगला देखो, निम्न में से कौन सा सहसंयोजक ठोस है, कोवेलेंट सॉलिड कौन सा है, सबको पता है SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, जिसका दूसरा नाम होता है कार्बोरेंडम। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोरेंडम इसको बोलते हैं। इसकी स्ट्रक्चर देखो हीरा की तरह होती है, कहने का मतलब हीरा के जितना कठोर होता है ये कार्बोरेंडम। निम्न में से किसकी संकुलन दक्षता सर्वाधिक होती है, सबको पता है FCC की कितनी होती है, 72% होती है, वो सर्वाधिक होती है। BCC की कितनी होती है, 68%, और ECC तो कुछ नहीं है, इनमें से ऐसे दे रखा है, इसकी होती है सॉरी 54% होती है। देखो मैंने अभी जो क्वेश्चन था, कितने नंबर क्वेश्चन था वो याद नहीं है मुझे, देख लेती हूँ मैं एक बार। क्वेश्चन नंबर था 43 जो क्वेश्चन है उसमें आपको मैंने बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर का आपको ऑर्डर लिखना था, बंद क्रम जो आपका उसको लिखना था। तो बंद क्रम जो है
उसका मैंने बताया था कि वीडियो के लास्ट में आपको बता देंगे। इसमें देखो अभी मैं बताती हूँ, इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है आपके बंद क्रम की। तो इसमें देखना आप, जैसे बात करें अपन बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, 2-3 शॉर्ट ट्रिक है वो मैं आपको समझा देती हूँ। देखो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना, नाइट्रोजन जो है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, बॉन्ड ऑर्डर आता है आपके पास 3 आता है नाइट्रोजन का। ठीक है, ये सबको पता है। नाइट्रोजन जो है इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 3 आता है। अब देखो इलेक्ट्रॉनों के बेस पे बताना आपको, जैसे आगे कितना हो सकता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया जाए, 15 इलेक्ट्रॉन और 16, 17 और लास्ट 18। इधर चलो 13, 12, 11 और 10 और 9, 8 और जैसे यहाँ तक की बात कर लेते हैं एक बार। देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया जाए तो बॉन्ड ऑर्डर भी कम हो जाएगा। 0.5 का डिफरेंस होता है इसमें। 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये लो 2 आ गया। इधर क्या आ जाएगा, फिर एक कम 0.5 कम करते जाओ इनमें, इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 0.5 और इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 किस में होती है भाई, अभी देखते हैं। देखो इधर देखो, इधर भी क्या हो जाएगा 2.5 और इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 1.5, 0.5 कम करते जाओ और इधर क्या आ जाएगा 1। और आगे जैसे आप 19, 20 तक बात करोगे तो यहाँ 0.5 और ये क्या आ जाएगा 0। ठीक है, और आगे इधर भी जैसे बात करोगे आप, जैसे आपने 7, 6, 5 इधर बात करोगे तो क्या आ जाएगा, फिर से 0.5 इंक्रीज करते जाओ इधर 0.5, 6 पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 5 पे क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बात करते हैं, जैसे इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं भाई। 14 इलेक्ट्रॉन में आता है आपका नाइट्रोजन आता है, एक तो सबसे बड़ी बात। दूसरा आता है आपका O2+2, O2+2 में भी इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो आप। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 16 होता है, O2+2 में कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए। ठीक है, एक आता है आपका 14 इलेक्ट्रॉन वाला आ जाएगा आपका CO। ऑक्सीजन में कितने हैं 8 हैं, कार्बन में 6 हैं, 6 और 8 14 हो गए। तो ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जिनमें क्या है 14 इलेक्ट्रॉन और इनका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3 ही होता है। ठीक है, 13 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो क्या आ जाएगा, जैसे इधर 15 की बात करें तो इसमें कौन आ जाएगा O2+1 आ जाएगा। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा O2 आ जाएगा, और इधर कौन आ जाएगा 17 में O2- आ जाएगा, और इधर आ जाएगा O2-2। ठीक है, O2-2 के साथ साथ इधर और कौन आ जाएगा, देखो 18 पे आ जाएगा फ्लोरीन F2। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा 20 की बात करें, 20 में कौन आ जाएगा नियोन Ne2। मैंने बताया था जितने भी आपके पास गैसेज होती हैं वो क्या होती है, उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 0 होता है। ठीक है, जो आपकी कौन सी गैसेज नोबल गैसेज होती हैं उनका। ऐसे बात करें अपन, जैसे हीलियम सॉरी आपका ये था 13 में क्या था, जैसे यहाँ पे बात करते हैं कार्बन C2 और आपको पूछ लिया जाए C2- तो वो इसमें आ जाएगा। ऐसे ही पूछ लिया जाए आपको 1 आ जाएगा, 10 किसका है बोरोन का B2 में 1 आ जाएगा। और यहाँ पर भी जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं तो आप उनके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। और यहाँ पे आ जाएगा जैसे बेरिलियम में Be2। ठीक है, इसका भी 0 होता है। और ऐसे ही इनमें आप जैसे आपको पूछा जाए उन इलेक्ट्रॉनों के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर इनका बता सकते हो। ये बॉन्ड ऑर्डर है। तो यहाँ पर आपको बॉन्ड ऑर्डर में समझ में आ गया होगा। ये शॉर्ट ट्रिक दी थी मैंने, शॉर्ट ट्रिक जिसके अकॉर्डिंग आप बॉन्ड ऑर्डर इजीली बता सकते हो। ठीक है, तो इसमें देखो मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए, 60 क्वेश्चन, और इनमें से आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आप इनको सॉल्व कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।